हाँ जी, हो गए क्वेश्चंस प्रीवियस ओनर वाले। अब स्पेशल केसेस जो कॉस्ट ऑफ इन 9, हाँ वही उसी बता रहा हूँ। स्पेशल जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात पढ़ रहे थे उसमें ही आगे लिखिए। राइट इशू ऑब्लिक राइट शेयर्स स्पेशल केसेस में ही लिखिए। पहला, इफ एक्वायर्ड एक्चुअल कॉस्ट इफ रेनाउंस नील और तीसरा है, अभी समझाते हैं, कॉस्ट टू द एक्वायरर ऑफ रिनाउंस्ड राइट कॉस्ट टू द कंपनी प्लस पेमेंट टू द कंपनी प्लस पेमेंट टू द रेनाउंसर। अभी समझाता हूं मैं क्या बात कह रहा हूं। राइट इशू ऑब्लिक राइट शेयर्स पर्टिकुलर्स कॉस्ट इफ एक्वायर्ड एक्चुअल कॉस्ट इफ रेनाउंस नील कॉस्ट टू द एक्वायरर ऑफ रेनाउंस्ड राइट पेमेंट टू द कंपनी प्लस पेमेंट टू द रेनाउंसर। पेमेंट टू द कंपनी प्लस पेमेंट टू द रेनाउंसर। पेमेंट टू द कंपनी प्लस पेमेंट टू द रेनाउंसर। कंपनी लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने? कंपनी चल रहा है। राइट शेयर्स पढ़ लिए? अच्छा, वो तो अरे बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, फिर तो अभी इशू तो बात में आएगा। चलिए तो फिर मैं अलग तरीके से बात करता हूँ आपसे। हो गया यहाँ तक? नोट हो गया? जनरल तरीके से बात करें, राइट शेयर्स क्या होते हैं? कंपनियां जब भी अपना नए शेयर इशू करने जाती हैं, मार्केट से नया पैसा लेना चाहती हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं आप दोनों के पास, 50,000 50,000। कंपनी ने नए 10 लाख शेयर इशू करे और वो 10 लाख शेयर इन्होंने ले लिए। यानी समझिए, एक कंपनी 10 साल पहले बनी, 50,000 शेयर इनके, 50,000 शेयर इनके, 1 लाख शेयर्स। 10 साल बाद कंपनी यानी 50-50% के मालिक थे, 10 साल बाद बोर्ड ने नए शेयर इशू करे 10 लाख शेयर्स या 9 लाख शेयर इशू करे और 9 लाख के 9 लाख इन्होंने ले लिए। कंपनी की ओवरऑल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। आपके पास कितने शेयर हैं? तो आप जो 50% थे, अब 5% हो गई। एक दिन में नए शेयर इशू होने से आपकी जो पावर है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग खत्म हो गई। आप भी 5% पे आ गए। जो कल तक मालिक थे वो सब खत्म हो गए और ये नया मालिक आ गया। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स, चलिए ये तो प्राइवेट कंपनी में तो उनके कंट्रोल में था, लेकिन अगर
वाइडली हेल्ड कंपनीज देखें तो वो लोग कहते थे कि भाई हम तो किसी भी समय हमारी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग खत्म हो सकती है, डाइल्यूट हो सकती है, नए शेयर इशू होंगे और नए पता नहीं किसको इशू हो जाएंगे और हमारी ओवरऑल कैपिटल में परसेंटेज कम हो जाएगी, सो वोटिंग पावर इफेक्ट होगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब गवर्नमेंट ने उनकी बात समझते हुए बोला कि भाई जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी सबसे पहले एग्जिस्टिंग से पूछेगी, बोले आपको तो नहीं चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डाइल्यूट ना हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप चाहें तो इन राइट शेयर्स को ले लीजिए। अच्छा, ये राइट शेयर सस्ते होते हैं क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कंपनी को कुछ करना नहीं है, सारे भाई बायर भी मिला हुआ है और सेलर भी है। भाई वैसे पब्लिक इशू निकालते हैं तो हम टीवी में ऐड, इसमें उसमें भी तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं ही हमारे पास, तो बहुत सारा खर्चा हमारा बच जाता है। तो इस वजह से हम इशू एक्सपेंस जब होते नहीं तो इशू प्राइस कम कर देते हैं। तो राइट शेयर सस्ता है, तो हमने आपसे पूछा आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आप लेना चाहते हैं, तो आपको लगा सस्ता है, फैक्ट्री से डायरेक्ट कोई चीज़ मिलती है तो सस्ती होती है, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा हाँ हम लेना चाहते हैं, ठीक है आप ले लीजिए, 15 दिन का समय आपको बताना है लेना है या नहीं लेना। कुछ लोग चाहें तो कुछ भी ना करें, फोर्सफुली हम नहीं देंगे, 15 दिन बाद ऑप्शन लैप्स हो जाएगा एंड कंपनी इज फ्री टू इशू इट टू एनीवन। मान लीजिए इन लोगों ने बोला हमें शेयर लेने हैं, ये बोले हम कुछ नहीं, हम चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, 15 दिन में वेट करूंगा, उसके बाद में शेयर उठा के किसी को भी दे दूंगा। थर्ड पर्सन ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं कि हम तो नहीं ले रहे बट हमारे शेयर मिस्टर एक्स को दिए जाएं जो हमें आपने ऑफर किए हैं, देन कंपनी को करना पड़ेगा ऐसा। यानी देयर आर 3 ऑप्शंस, लीजिए, छोड़िए या किसी के फेवर में छोड़िए। अब ऐसे समझिए मार्केट प्राइस आज की डेट में 20 रुपए है, पहले इस स्टोरी को समझना पड़ेगा फिर लॉ समझ में आएगा। मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 20 रुपए है और 3 लोग हैं ए बी सी, ये तीनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और डी एक नया पर्सन है। इन ए बी सी तीनों के पास 2-2 शेयर्स हैं, 2-2-2, इसके बाद कुछ नहीं है। कंपनी ने कहा जो भी 2 शेयर्स रखते हैं हम उन्हें 1 शेयर देंगे एट ₹14। द पर्सन हु होल्ड्स 2 शेयर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट 1 शेयर्स एट ₹14। सस्ता है। ए बोला साहब मैं लूंगा, मैं शेयर लूंगा, इसने कर लिया एक्वायर्ड, इसके पास टोटल शेयर होगा 3। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई जरा बताएंगे? ए की 2 × 20 तो थी 1 × 14 14, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 54। बी से पूछा बी आप क्या लेंगे, बी चुप है, फिर पूछा आप क्या लेंगे, बी चुप है, 15 दिन तक कुछ नहीं बोला, बी को हमने कोई शेयर नहीं दिया। बी के बाद 2 के 2 रहे, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 40। सी से हमने पूछा आप लेंगे, सी बोला मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है बट एक काम करिए आप मेरे शेयर डी को दे दीजिए। सी डी को फोन करता है, कहता है भाई 20 रुपए में जो शेयर चल रहा है 14 रुपए में आपको मैं देना, आपको मिल जाएगा, आप भले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हो बट मेरा रिकमेंडेशन से आपको मिल जाएगा। बताइए डी क्या करेगा? 20 का जो मार्केट प्राइस है वो 14 रुपए मिल रहा है, डी कहेगा भाई थैंक यू सी को, सी कहेगा थैंक यू कि कोई बात नहीं आप मुझे 4 रुपए दे दीजिए इसके लिए पर शेयर। अब बताइए डी 4 रुपए देगा या नहीं देगा? सी और डी में 4 रुपए में डील हो गई। सी के पास 2 ही शेयर रहे, सी की इन्वेस्टमेंट बताइए जरा कितनी है 40, 4 रुपए से बेफालतू के मिल गए, कितनी इन्वेस्टमेंट रह गई 36। डी की इन्वेस्टमेंट बताइए 1 × 14 तो ये किसको देगा? कंपनी को,
और एक सी को देगा 4 रुपए 18, कुछ ऐसे ही होगा ना। अब राइट का खेल खत्म हो गया, कंपनी ने जो इशू किया था कंपनी में पैसा आ गया। देन आफ्टर शेयर मार्केट में क्या होगा, ए की एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 18 रुपए, क्योंकि पहले 20 रुपए का था, फिर 14 में मिला, ए की एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 18 रुपए। बी की एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 20 रुपए पर शेयर, सी की एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 18 रुपए पर शेयर, डी की एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 18 रुपए पर शेयर। अब जब मोस्ट ऑफ द लोगों पर्संस का 18 रुपए प्राइस हो गया, कॉस्ट पड़ रही है उन्हें, तो वो मार्केट में कितने रुपए में बेचने में रेडी हो जाएंगे? 19 रुपए में बेचने में रेडी हो जाएंगे। ये 2 शेयर सिखाए, 2 लाख होंगे, 2.5 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, तो आदमी कहेगा यार मेरा तो इफेक्टिव कॉस्ट कम हो गया है, सो आई कैन सेल इट एट 19 रुपीज। तो बिडिंग 20 रुपए ना होके 20 से कम पे होने लगेगी, 19 में सेल प्राइस आने लगेगा राइट के फौरन बाद। अब जब मार्केट में सेलिंग 19 में हो रही है तो प्राइस, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? जब सस्ते में माल बिक रहा है तो उस चीज का प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस 19 पे आ जाएगा। ऐसे में किसे लॉस होने वाला है? बी को। बी की टिक गई। बी कह रहा है लेकिन हमें तो बताया गया था राइट में हम चाहें तो कुछ ना करें, हम अपनी जिंदगी में जैसे मस्त है वैसे ही रहे। तो उन्हें समझाया गया, ये एफएम का पार्ट है थोड़ा, तो उन्हें बताया गया कि भाई आपने गलती ये करी है कि आपको पोस्ट इशू क्या होना है वो एनालाइज करना चाहिए था। जब लोगों का इफेक्टिव कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट सस्ते में ले लेंगे, जब कॉस्ट कम हो जाएगा तो सस्ते में बेचेंगे। हर चीज पे ये प्रिंसिपल लागू है। अगर मैं अपनी बाद में सस्ता शुरू में महंगा खरीदा तो मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो गई तो मैं उस कॉस्ट से ऊपर पे निकाल दूंगा, तो मार्केट प्राइस से कम पे बिकने लगेगा, हेंस बी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब भी राइट इश्यूज आते हैं तो मार्केट में पोस्ट राइट हमेशा प्राइसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर राइट ले लें तो अच्छा है, राइट वरना किसी के फेवर में छोड़ दें, उससे अपने आप निगोशिएशन कर लें। और अगर नहीं लेना है ना, कोई आपको मिल रहा है जिसके फेवर में छोड़ें, तो जल्दी से बेच के भाग लीजिए। 20 रुपए में बेच दीजिए अपने शेयर, बाद में 18 में मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी दुनिया में मस्त रहे तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। अब ये तो रही राइट की कहानी जो आपको समझनी चाहिए थी। अब इसके लिए प्रोसीजर कंपनी कैसे इशू करती है वो कंपनी लॉ बताएगा। एफएम वाले इसकी पोस्ट इशू एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो ये सब अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। अब बात आ गई टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर ए, इन्होंने राइट शेयर एक्वायर कर लिए, एक शेयर एक्वायर करा इन्होंने। इनको एक शेयर की कॉस्ट कितनी पड़ी उसकी? 14 रुपए। एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं होती। जब ये बेचेंगे तो ये वाला शेयर तो 14 रुपए का ही बिकेगा ना। 2 शेयर इनके 20 रुपए के थे। ये कौन है जिसने छोड़ दिया? बी। और किसने छोड़ा? सी। इनको कुछ छोड़ने की भी कोई कॉस्ट पड़ी है क्या? मैंने आपसे पूछा आप लेंगे, आपने कहा नहीं लेंगे। आपसे पूछा आप लेंगे, आपने कहा नहीं लेंगे, उसको दे दो। इस बात में आपके कितने खर्च हुए? कुछ भी नहीं। तो बी को तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, सी को भी कोई नहीं पड़ी। ये कौन है इस एग्जाम्पल में? नहीं, कॉस्ट टू द एक्वायरर ऑफ रेनाउंस्ड राइट। रेनाउंस्ड राइट का डी। सी तो छोड़ के बैठ गया। एक्वायरर कौन है रेनाउंस्ड राइट का? डी। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखाया है? ठीक है, ये तीनों लोग हो गए। अब मेजर बात आती है, क्या इस पूरे एग्जाम्पल में किसी को कैपिटल गेन भी हुआ है क्या? सर गेन तब होता है जब हम कुछ बेचें। यहां तो हमने सबने खरीदा, ए ने खरीदा है, बी ने कुछ किया ही नहीं है, डी ने खरीदा है, इधर सी जो बैठा है इसने क्या किया है? इसने बेचा है। क्या बेचा है इसने?
राइट, राइट शेयर बेचा है इसने, शेयर तो था ही नहीं इसके पास, राइट बेचा है कितने रुपए में, 4 रुपए। उस राइट की से कॉस्ट क्या पड़ी थी, उस राइट की से कोई कॉस्ट पड़ी थी नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वजह से राइट आ गया था, 4 रुपए में बेचा, तो इसे ये 4 रुपए का क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। अब इसमें भी एक पंगा है, क्या राइट बेचना इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, क्योंकि मैंने राइट बेचा, सी आ गया, सी लड़ने लगा, बोला साहब मैंने राइट बेचा, कोई एसेट नहीं बेची, शेयर तो मुझ पे था ही नहीं जो मैं बेचता, आई हैव सोल्ड ओनली द राइट। आपको पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि राइट इज अ कैपिटल एसेट। अगर आप ये बात प्रूव करेंगे तब कैपिटल गेन चैप्टर में आऊंगा, वरना मेरे को कुछ भी मिलने वाले पैसे पे आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। क्या सी ने शेयर बेचा है या शेयर के अंदर का राइट बेचा है? तो अब सी कह रहा है भले ही मुझे पैसे मिल गए, आप आगे, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कैपिटल गेन में कैसे आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर दैट इज 2 सब क्लॉज 47, वहां हमने एक बात लिखी है कि ट्रांसफर ऑफ एसेट इज ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ राइट इन दी एसेट इज ऑल्सो ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर का डेफिनेशन देख लेते हैं, तब बात क्लियर होगी। 247 कहां मिलेगा वो देखना पड़ेगा हमें, पेज नंबर 354, पेज नंबर 354। ट्रांसफर किसे कहते हैं? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विश ऑफ द एसेट, एसेट को बेच दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, मैं आपको ये एसेट दूं, आप मुझे वो दे दीजिए, रेलिंक्विशमेंट भी इसी तरीके से वो कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, एक्सटिंक्शमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, किसी एसेट के अंदर के किसी राइट को बेचना, छोड़ना, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो जो भी हमने कैपिटल एसेट बताई, अगर उन एसेट के अंदर कोई राइट क्रिएट हो गया और उस राइट को भी आप बेचते हैं, तो उस राइट से मिलने वाले पैसे पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? कैपिटल गेन। हेंस इस पूरे एग्जाम्पल में सी भाई साहब को कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कितने रुपए पे? 4 रुपए पे। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? फिर अब नया क्वेश्चन। सी कह रहा है चलो साहब सेल कंसिडरेशन 4, कॉस्ट मुझे कुछ पड़ी नहीं, ये 4 बोलो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कितने दिन के अंदर राइट छोड़ा इसने? भाई आज मैंने आपको राइट दिया, जल्दी बताइए कितने दिन? 15 दिन के अंदर कोई भी एसेट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं बन सकती। या आप कई सालों तक सोच रहे हैं, बोले बता देंगे बता देंगे, कंपनी कह रही है मैं फंड चाहिए, बोले बताएंगे अभी बताएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। 15 दिन के अंदर बताना है हमें। 15 दिन के अंदर तो कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म बन ही नहीं सकती। तो अब जरा नोट्स में मैं लिखवा देता हूं ये वाला पॉइंट, यहां लिखिए, सेलिंग ऑफ amount received on selling of right is treated as short term capital gain. अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग ऑफ राइट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म की लॉजिक समझ में आ गई होगी, वो कंपनी लॉ से समझेंगे। अब बताइए बात समझ में आ गई पूरी? ये ABCD का एग्जाम्पल अगर आपने फॉर फर्दर रेफरेंस याद रखना है तो याद रख लीजिएगा। एग्जिस्टिंग प्राइस 20 रुपीज, एग्जिस्टिंग शेयर 222 डैश, 1 राइट शेयर ऑफ ₹14 इज ऑफर्ड to the person having 2 shares। एक 14 रुपए में राइट शेयर हम उसको ऑफर कर रहे हैं जिसके बाद 2 शेयर है। A acquired the shares, B renounced the right, C renounced the right in favor of D and takes 4 rupees। You can draft the language। आप इसको अगर रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं बता दूं, मार्केट प्राइस 20 रुपीज, 1 right share at ₹14 is offered to the person having 2 shares।
लैंग्वेज फटाफट नोट कर लीजिए। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स 20 रुपीज, वन राइट शेयर इज ऑफर्ड at rupees 14 to the existing shareholder of 2. Mr. A, B and C possess 2 shares each. A, B, C तीनों के बाद 2 शेयर्स हैं। A acquired the right shares, B renounced the right shares, C renounced the right share in favor of D and takes 4 rupees. And takes 4 rupees. अब हमें इसमें बताना है कॉस्ट टू द एक्वायरर ऑफ राइट शेयर्स कौन कौन है, ए और डी, एंड कैपिटल गेन इफ एनी, और अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वो बताना है। ये एवरेज तो मैंने ऐसे ही लिखाया है, इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखाया है क्योंकि आपको राइट शेयर की कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा आप आगे फर्दर पढ़ेंगे लॉ वगैरह में तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस एवरेज का कोई रोल थोड़ी ना था इसमें कैपिटल गेन में, ये तो मैंने ये बताने के लिए कि बाद में पोस्ट इशू ऐसे गिरता है प्राइस, जस्ट पूरी नॉलेज दे दी मैंने आपको कि राइट शेयर्स में क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर को, यानी एफएम का ज्ञान भी था इसमें और आपका लॉ भी अब आएगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा राइट शेयर्स में क्या होता है। 15 डेज वाली बात लॉ में बोली हुई है। तो कॉस्ट एक्वायरर कौन कौन थे, ए था और डी था। ए को कितने का पड़ा 14, डी को कितने का पड़ा 18। कैपिटल गेन किसी को हुआ, सी को कितने रुपए का 4। किस नेचर का कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन रेफर कर लीजिए, बुक में ही है, राइट के ऊपर एक ही क्वेश्चन है। बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 पेज 450 रेफर कर लीजिए, इसे घर से कर लीजिएगा। राइट शेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 पेज 450, ठीक है। अब कैपिटल गेन चैप्टर से 2 दिन के लिए बाहर निकल के हमें जाना पड़ेगा पीजीबीपी चैप्टर में, कुछ लिंकेज है आपस में। जब पीजीबीपी पढ़ाएंगे तो 2 लेक्चर आपके बच जाएंगे, यहां से अब जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा पहले बताइए। डेप्रिशिएबल एसेट यानी बिजनेस की एसेट अगर मैं बेचूंगा तो कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा। बिजनेस की एसेट जिन पे मैं डेप्रिसिएशन काटता हूं, ये कैमरा है, इस पे मैं डेप्रिसिएशन काटता हूं, इसको मैंने बेच दिया, ये मेरा बिजनेस है कैमरा बेचने खरीदने का, बिजनेस रिलेटेड एसेट है। तो मैं पूछ रहा हूं इसके बेचने पे कैपिटल गेन होगा या नहीं, जो भी आपका व्यू है वो बताइए। नहीं भी कैसे, मतलब ये कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा आएगा। आप कहते हैं नहीं आएगा, इधर वाले बच्चे भी कुछ बातें रखें। क्यों नहीं आएगा मैम? 2 चीजें पूरी होने पे कैपिटल एसेट बन जाते हैं, या तो इमूवेबल हो या बिजनेस की हो। अगर बिजनेस की है तो साहब क्यों नहीं आएगा? तो मतलब अगर फिर तो बहुत बढ़िया हो, बिजनेस के लिए कुछ भी खरीद के और अगले दिन निकाल दो। बोले बिजनेस में था, अगले दिन निकाल दिया मुनाफे में। हर लैंड बिजनेस में खरीद लो, फिर अगले दिन निकाल दो। तो कैपिटल गेन चैप्टर की धज्जियां उड़ गई। हर चीज को पहले बिजनेस में लाए, अगले दिन निकाल दिया, तो कैपिटल गेन का क्या बचेगा? हमने आपको 2 बातें लिखाई थी कैपिटल एसेट होने के लिए, इधर इमूवेबल हो, सेकंड वन बिजनेस में हो। आप कुछ भी चीज बिजनेस में ले आइए,
अगर बिजनेस की एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। अब क्वेरी ये उठती है, बिजनेस की एसेट लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसकी जो कॉस्ट हमने एक्वायर्ड करी वो कॉस्ट तो चेंज हो रही है, उस पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे की जाएगी? उसके लिए डेप्रिसिएशन और बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी जो पीजीबीपी चैप्टर बताता है। तो अब डेप्रिशिएबल एसेट जब बिकने का नंबर आएगा तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इन डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कैपिटल गेन के लिए कॉस्टिंग क्या होगी। तो इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा पीजीबीपी चैप्टर में, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेप्रिशिएबल एसेट्स की क्या कॉस्टिंग होती है और क्या डेप्रिसिएशन उन पर कटते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट, लिखें इन इनकम टैक्स depreciation is charged on the value of block, not on the value of individual asset. इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वैल्यू ऑफ ब्लॉक पर, ना कि इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू पर। अब इनकम टैक्स की बातें समझनी पड़ेंगी। ये क्या बात बोल दी इन्होंने, ब्लॉक इंडिविजुअल एसेट। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एसेट having same nature and same DAP rate. Nature oblique class and same DAP rate. पहले मैं इन दो पॉइंट्स को बता दूं। इनकम टैक्स में वो कहते हैं कि अगर हमें डैप चार्ज करना है तो ऐसा नहीं होगा प्रोजेक्टर पे, कैमरे पे, इस जहां मैं पढ़ा रहा हूं इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर, फर्नीचर की इस बेंच पे, उधर कहीं फर्नीचर पे, ऐसे डैप नहीं होता। वो कहते हैं आप पहले क्या करो, जो एक जैसी चीजें जैसे फर्नीचर है, सारे फर्नीचर्स को एक साथ जोड़ लो, इंडिविजुअल कुछ नहीं काउंट होगा, उस पर डैप लगेगा। इंडिविजुअल क्या कितने का है उससे कोई मतलब नहीं, सबको पहले जोड़ दिया जाए, दैट इज नोन एज ब्लॉक ऑफ एसेट। यानी इनकम टैक्स में जब हम डैप लगाने जाते हैं तो हम ब्लॉक की बात करते हैं, इंडिविजुअल बातें नहीं करते। वाइल इन अकाउंट्स हमें इंडिविजुअल वैल्यूज जाननी होती है। अब साहब ब्लॉक मतलब ग्रुपिंग करना, एसेट्स को मिलाना, उसके बाद उनकी सबकी एक वैल्यू निकलेगी, उस पर एक डैप रेट लगेगा। और कैपिटल गेन तब होगा जब वो पूरा ब्लॉक बिक जाएगा या उस वैल्यू से ज्यादा पे ब्लॉक बिक जाएगा, वो कैपिटल गेन में बात करेंगे। अब ग्रुपिंग करने के लिए उन्होंने कहा आप सेम नेचर की एसेट, सेम क्लास की एसेट जिनका डैप रेट सेम हो, इन्हें मिला दीजिए। अब बात उठती है कि सेम डैप रेट हमें कहां से पता लगेगा किसका क्या डैप रेट है, किस एसेट का? भाई मैं इस प्रोजेक्टर को और इस कैमरे को तभी तो मिला सकता हूं जब मुझे ये मिलने या नहीं मिलने, जब मुझे इनका कोई डैप रेट बताए, या मैं अपने आप मान लूं कि दोनों का डैप रेट सेम है और मिला दूं। तो पहला क्वेश्चन उठता है हमें डैप रेट सारे आइटम्स की दीजिए जिससे हम समझ पाएं कि उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। दूसरी बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी नेचर सेम है और किसकी नहीं है। तो इनकम टैक्स ने कहा ये दोनों क्वेश्चन हम रिजॉल्व करते हैं। हमने बता रखा है कि नेचर ऑफ एसेट्स कितने तरीके की हैं और कितने तरीके की एसेट्स पर क्या डैप कटता है। तो इसके लिए तीसरा नोट लिखें, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। तीसरा नोट लिखें, देयर आर 4 क्लास ऑफ एसेट्स, देयर आर 4 क्लास ऑफ एसेट्स हैविंग 8 ब्लॉक्स। 4 क्लास ऑफ एसेट्स हैं जिनमें 8 ब्लॉक्स हैं।
9 ब्लॉक्स हैं। एक तरफ लिखें एसेट्स, एक तरफ लिखें ब्लॉक। अभी थोड़ी सी देर में बात समझ में आएगी। एसेट में लिखें बिल्डिंग, ब्लॉक में लिखें 3, ब्रैकेट में लिखें 5%, 10%, 40%। दूसरा लिखें फर्नीचर, इसमें लिखें 1 ब्लॉक। तीसरा लिखें प्लांट एंड मशीनरी, इसमें लिखें 4, 15, 20, 30, 40। फिर लिखें इनटेंजिबल एसेट, इसमें लिखें 1 ब्लॉक, ब्रैकेट में लिखें 25%। 3 1 4 4 8 1 9। अभी लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। ब्लॉक क्या है? एक तरीके की एसेट पहले जोड़नी है। इन पर डैप कैसे लगेगा? वो कहते हैं पहले ब्लॉक बताओ आप, उसके बाद डैप की बात होगी। तो ठीक है साहब, पहले ब्लॉक बनाना सीख लेते हैं, फिर डैप, और डैप से कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट से कैपिटल गेन चैप्टर में घुसेंगे। तो इसलिए पूरा एक लंबा सिस्टम बनाना पड़ा। तो पहले ब्लॉक समझिए। ब्लॉक, वो कहते हैं ब्लॉक में आप सिर्फ 4 ही एसेट्स ले सकते हैं, लेकिन उन 4 एसेट से 9 ब्लॉक बनेंगे। अब 4 एसेट से 9 कैसे बनेंगे? क्योंकि ब्लॉक बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। 2 चीजें हमारी जरूरी हैं ब्लॉक बनाने के लिए। सेम तो नेचर होना चाहिए और सेम डैप होना चाहिए। यानी अगर मैं कह रहा हूं 2 प्लांट एंड मशीनरी, दोनों ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो नेचर तो सेम हो गया। पर मैं बोल रहा हूं ये 20% का है, 15% का है, तो ये दोनों एक ब्लॉक में जाएंगे, डिफरेंट ब्लॉक में जाएंगे। यानी सिर्फ नेचर एक होने से ब्लॉक्स एक नहीं हो सकता, नेचर एज वेल एज डैप। तो इन्होंने कहा साहब पूरे इनकम टैक्स ने हर एक एसेट्स को जो फॉल कराया वो एनी ऑफ दी 4 कैटेगरीज कराया। 4 से ज्यादा कैटेगरीज नहीं बन सकती, और इन 4 कैटेगरीज में 9 ब्लॉक बन सकते हैं, यानी एक कैटेगरी में ज्यादा डैप भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हाईएस्ट रेट अगर आप देखें तो देखें 40%। 40% से ज्यादा डैप कभी नहीं कर सकता इनकम टैक्स में, सब WDV है। अब इन्होंने कहा क्या कहा? बिल्डिंग। बिल्डिंग भी इन्होंने कहा 3 तरीके की हैं भाई। हो सकता है कोई होटल की बिल्डिंग हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कोई टेम्परेरी बिल्डिंग हो, जैसे कोई घर बनता है तो टेम्परेरी टीन शेड्स वगैरह बना दिए जाते हैं, ऐसे क्लासीफाई किया है। तीनों के डैप रेट अलग अलग दिए हैं। सेकंड फर्नीचर। फर्नीचर इन्होंने कहा जो भी फर्नीचर है वो एक ही डैप रेट से रहेगा। प्लांट एंड मशीनरीज के लिए इन्होंने 4 डैप रेट दिए अलग अलग, डिफरेंट, वो बताएंगे किसके लिए। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब आएंगे, बट इंटेंजिबल में गुडविल नहीं आएगा कभी भी। अरे खुद ही सोचो ना, मेरी गुडविल हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, वाह। जो पिछले साल थी इस साल कम हो गई, अगले साल तो कम हो ही जाएगी, एक दिन तो घुस ही जाएगी गुडविल। ये क्या थ्योरी हो सकती है? तो गुडविल कभी भी डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, वैल्यूएबल एसेट, बट डेप्रिशिएबल नहीं हो सकता। तो 4 चीजें। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको जरा देखिए एक मिनट। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात है, ये कहते हैं ये और ये तो डिफाइंड है, आप देख के पहचान सकते हैं बिल्डिंग है, आप देख के पहचान सकते हैं फर्नीचर, आप देख के पहचान सकते हैं इंटेंजिबल है। प्लांट एंड मशीनरी आप पहचान भी सकते हैं, और अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ ही ना आए कहां जाएगी, जो ना बिल्डिंग में जा रही है, ना फर्नीचर में, ना इंटेंजिबल में, वो भी यहां आएगी, यानी स्पेसिफाइड प्लस रेजिडुअल। तो अगर स्पेसिफाइड और रेजिडुअल दोनों यहां आएंगे, जैसे मैंने बोला कार, क्या है कार? बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, तो क्या है फिर? प्लांट एंड मशीनरी। कैमरा, प्लांट एंड मशीनरी। ये प्रोजेक्टर, प्लांट एंड मशीनरी। बुक्स है मेरे ऑफिस में जो एसेट है,
कई कई साल चल देंगी, डेप्रिशिएबल होती हैं। बुक्स को आगे मैं डेप लगवाऊंगा, प्रोफेशनल्स के लिए बुक एसेट होती हैं, कहां जाएंगे डेप्रिसिएशन के लिए? प्लांट एंड मशीनरी। कहीं नहीं फंसा तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, प्लांट एंड मशीनरीज। समझ रहे हैं? ये बात हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे जाके मैं कैपिटल गेन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी ये बात आज के लेक्चर में सिर्फ इतना समझ में आया कि डेप्रिशिएबल एसेट्स बिकेंगी तो डेफिनेटली कैपिटल गेन में जाएंगे। उसके लिए समझना पड़ेगा डेप कैसे कटता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स का वैल्यू कैसे आएगा। इसके लिए पीजीबीपी चैप्टर में जाना पड़ेगा। पीजीबीपी चैप्टर कहता है डेप एक तो इंडिविजुअल एसेट वाइज नहीं कटेगा, ग्रुप बनाओ, दैट इज ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक बनाने के बाद इनमें ब्लॉक मैक्सिमम कितने बना पाओगे? 9, और 4 तरीके के एसेट, इनमें भी सेम डेप रेट लगाने पड़ेंगे। रेस्ट फिर परसों डिटेल में बात करेंगे। कोई नीचे आ गया है।